मुल्क भर में पोलियो पर काबू पाने के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और 22 हाई रिस्क अजला के डिप्टी कमिश्नर्स का वर्चुअल इजलास। वजीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत की। गुज़श्ता 6 माह में मुल्क भर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान को पोलियो की लानत से निजात दिलाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। वजीर आज़म की तमाम हाई रिस्क अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। मार्केट जो है जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक दिया जा रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, पर 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कैपेसिटी के 50% पे किया जा रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का 13 शहरों में मज़ीद इक़दामात का फैसला। मार्केटें हफ्ते में 2 दिन बंद करने और औकात-ए-कार रात 8 बजे तक करने का फैसला। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% तक पहुंच गई। 3,582 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 67 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 23,529 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 49,798 टेस्ट किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। 53 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 32 नशस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से सऊदी अरब की जेलों से रिहाई के बाद मज़ीद कैदी लाहौर पहुँच गए। दमाम से लाहौर पहुँचने वाले कैदियों की वापसी के अखराजात पाकिस्तानी सफारत खाने और सऊदी इदारों ने अदा किए हैं। रिहाई पाने वाले कैदी वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार। भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निपटने के लिए उलमाए किराम अवाम को आगाही दें। हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक से मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके जंगुताई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में एक अफसर और सिपाही भी जख्मी हुआ। ISPR। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। तलाशी और महासरे की कार्रवाई के दौरान जिला बांदीपुरा में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। अमरीका की अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की एक बार फिर तारीफ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को अमन के लिए आमादा किया, जो काबिल तारीफ है। तवक्को है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी राब्ते में है और मिलकर काम करते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस की मीडिया ब्रीफिंग। तुर्की के जंगलात में लगी आग ने हमसाया मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। इटली और यूनान में भी आग काबू से बाहर। सैकड़ों मील रकबा और साहिली बस्तियां जलकर खाकस्तर। दर्जनों इमारतें राख का ढेर। सैकड़ों देहात खाली करा दिए गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। यूनान में गर्मी का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज 11 में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
4 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے 2 میچز بارش کے نظر ہو گئے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے افتتاحی ایڈیشن کا آغاز 6 اگست سے ہوگا۔ افتتاحی میچ شاہد آفریدی کی راولاکوٹ ہاکس اور شعیب ملک کی میرپور رائلز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لیگ میں شرکت کے لیے کوٹلی لائنز اور مظفرآباد ٹائگرز کی ٹیمیں مظفرآباد پہنچ گئیں۔ ایونٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اور ٹوکیو اولمپکس 2020 میڈلز ٹیبل پر چین کی برتری برقرار۔ چین کے 29 طلائی، 18 چاندی اور 16 کانسی کے تمغے۔ امریکہ کی دوسری اور میزبان جاپان کی تیسری پوزیشن۔ ٹوکیو اولمپکس پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں صدف علی خان۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں پولیو پر قابو پانے کے لیے صوبائی چیف سیکرٹریز اور 22 ہائی رسک اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ورچوئل اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع اور خیبر، بنوں، پشاور، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، جوب، مستونگ اور اسلام آباد شامل ہیں۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ بات بھی قابل اطمینان ہے کہ 2021 میں صرف 14% ماحولیاتی نمونے مثبت پائے گئے، جو گزشتہ سال 56% تھے۔ اس لیے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کا یہ ایک نادر موقع ہے۔ اگلے 12 سے 6 ماہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام ہائی رسک اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر شہباز گل اور دیگر متعلقہ سینئر افسران نے شرکت کی۔ وفاقی حکومت نے کورونا کی چوتھی لہر کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے ان فیصلوں کا اطلاق ملک کے 13 شہروں میں آج سے 31 اگست تک ہوگا۔ تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر اور وائرس میں اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر نئی پابندیوں کا اطلاع کیا جائے گا۔ بعد میں میڈیا بریفنگ میں فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے بتایا کہ ملک کے مختلف مارکیٹس ہفتے میں 2 دن بند رہیں گی اور ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی عائد ہوگی۔ جن بندشوں کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ جو شہر ہیں جہاں پر ان کا اطلاق ہوگا اس میں پنڈی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان جو ہیں، یہ پنجاب سے 4 ہمارے شہر ہیں جی۔ خیبر پختونخوا میں پشاور اور ایبٹ آباد ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی یہ لاگو رہے گا۔ اسلام آباد کے اوپر ان کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر مظفرآباد اور میرپور اور گلگت بلتستان کے اندر گلگت اور سکردو کے شہر کے اندر ان بندشوں کو لاگو کیا جائے گا۔ یہ شروع ہوں گی جی 3 اگست سے ان کا اطلاق ہوگا اور 31 اگست تک یہ چلیں گے۔ فیصلے کیا ہیں جی؟ مارکیٹ کی ٹائمنگ جو ہیں، جو ابھی 10 بجے تک اجازت جن کی دی گئی تھی اس کو واپس 8 بجے تک لے جایا جا رہا ہے۔ 1 دن کی چھٹی تھی ہفتے کے اندر، اس کو بڑھا کر دوبارہ سے 2 دن ہفتے میں کیا جا رہا ہے۔ انڈور ڈائننگ جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جی۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ جاری رہے گی، صرف ٹائم میں تبدیلی، وقت میں تبدیلی ہے کہ 12 بجے کے بجائے یہ 10 بجے تک کیا جا رہا ہے، اور ٹیک اوے جو ہیں وہ تو 24 گھنٹے وہ اور ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ 9 اگست سے انڈور شادیوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ اجلاس میں وزیر اعظم نے NCOC کی جانب سے مرتب شدہ سفارشات کی منظوری دی۔ امید ہے کہ ان فیصلوں سے ملک میں وبا کی پھیلتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ کامیاب پالیسی جو رہی ہے جس نے 3 پہلی جو لہر ہیں اس کے اندر کامیابی سے دفاع کیا ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اس دفعہ بھی جام کمال خان علیانی وزیر زراعت
मोहतरम इंजीनियर ज़मरुद खान अचकज़ई, सूबाई वज़रा, सूबाई असम्बली के अरकान, जिनको ट्रैक्टर मिला, ज़राअत वाले हज़रात, किसान, आप सब लोगों को अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बड़ा बेहतरीन और अच्छी स्कीम का आगाज़ पिछले साल से हुआ और वो जारी है और अगले सालों के अंदर चलती रहेगी, जिसके अंदर ज़राअत के शोबे में किसानों की मदद के हवाले से सिर्फ यही स्कीम नहीं जिसमें आज मैं शरीक हुआ हूँ, बल्कि बहुत सारी स्कीमों का और बहुत सारे प्रोग्रामों का जिक्र किया। ज़राअत एक कदीम शोबा पेशा है। नबियों की सुन्नत के अंदर दो चीज़ें हैं। एक आर्किटेक्ट था स्विट्ज़रलैंड का, उसने अपनी किताब लिखी तो उसमें लोगों ने उससे सवाल किया कि तुम सुबह मवेशियों को सूरज तुलू होने से पहले से मवेशियों को चराना शुरू करते हो, तो क्यों करते हो? तो उसने कहा जितनी मैंने तारीख़ पढ़ी है सारे नबियों की सुन्नत ये थी कि मवेशी चराते थे। इसी अंदाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले तो उन्होंने भी 8-10 साल सिर्फ ज़राअत पर तवज्जो दी और ज़राअत का काम किया। तो एक ऐसा पेशा, मवेशी, माल मवेशी और ज़राअत दोनों इंसान की तारीख़ से बड़े वाबस्ता हैं। जैसे जैसे इंसानों की तादाद दुनिया में बढ़ी तो इन चीज़ों के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने का, ऐसे बीज जिनसे पैदावार ज़्यादा हो, ऐसे तरीक़े जिनसे याफ्त ज़्यादा हो, और जब ज़्यादा ज़मीनों को आप ज़ेरे आब लाएंगे और उसको आप पाशी के लिए इस्तेमाल करेंगे और ज़राअत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये कि पानी की क़िल्लत का सद्देबाब कैसे किया जाए। तो बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ और चीज़ों का भी मैं ज़िक्र करूँगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि कितना बड़ा ख़ित्ता और कितना उसमें अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बख्शी हैं, शायद किसी और सूबे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें ना हों। आपने सिंध के एक ज़िले का नाम सुना होगा, थरपारकर। थरपारकर रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी जाना बहुत मुश्किल है, ले जाना मुश्किल है, ज़राअत मुश्किल है। तो थरपारकर की आबादी ये करती थी कि बारिशें हो गईं तो वो बीज फेंक कर उसने बारानी अंदाज से वहाँ याफ्त कर ली। जब क़िल्लत पड़ी और कहत का सिलसिला सदियों से चलता है कि 5-6 साल के अंदर शदीद कहत का मामला आता है, तो फिर वो हिजरत करके आगे जाते हैं और मजदूरी करके फिर वापस आ जाते हैं। मगर जब से वहाँ कोयले की कानों ने वहाँ पर कानों का काम शुरू हुआ तो पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, और मैं समझता हूँ कि चंद सालों के अंदर थरपारकर के अंदर वो कैफियत नहीं रहेगी जो पहले थी। इसी तरह से बलूचिस्तान के मादनियाती ज़खायर के हवाले से भी मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान है कि बलूचिस्तान को इन चीज़ों की क़िल्लत कभी नहीं होगी। आपने बीज की बात की, आपने उसको वैल्यू एडिशन की बात की कि ज़ाफ़रान के हवाले से या जैतून के हवाले से या सेब के हवाले से। एक तो बीज बेहतर हो, और ये बीज की बात होती है माल मवेशी के अंदर भी। पिछले दिनों मेरे पास मीट प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान के आए थे, तशरीफ़ लाए थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके इस सिलसिले के अंदर मदद की जाए। और हुकूमत, ये जो हुकूमत का दौर है, जो जाम कमाल साहब का भी है और उधर इमरान खान साहब का भी दौर है, इस दौर के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि लोगों की मुशावरत के साथ पॉलिसी बनाने की नीयत की जाती है। अब जब लोगों की मुशावरत के साथ पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी बेहतर होती है, वो चंद लोगों की बुनियाद पर नहीं बनती। तो जब मीट एक्सपोर्टर्स और मीट प्रोड्यूसर्स आए तो एक तो उन्होंने ये दरख्वास्त की जिसको
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस पर तवज्जो दी। एक दरख्वास्त उन्होंने ये दी कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है गाय का, भैंसों का, उसके लिए जो सीड बाहर से आता है उसको एग्रीकल्चर सीड की तरह ट्रीट किया जाए और उस पर ड्यूटी कम हो। तो नतीजा ये होगा कि जो नस्ल है गाय भैंसों की दूध देने के हवाले से और गोश्त के हवाले से उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो ये भी हुआ। दूसरे ये कि जहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो गाय भैंसों की एक बीमारी होती है जिसको फुट एंड माउथ डिजीज़ कहा जाता है, और दुनिया इंपोर्ट नहीं करती उन ममालिक से जहाँ पर ये हो। तो है हर मुल्क में, मगर हर मुल्क ये करता है कि एक खित्ते को फुट एंड माउथ से साफ़ कर लेता है, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को। तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये कैफियत की जा रही है। मगर सबसे अहम चीज़ जिसका पता चला वो ये कि चाइना कहता है कि हम ये बात नहीं देखेंगे कि फुट एंड माउथ के एरिया से मीट आया, गोश्त आया। वो कहते हैं कि अगर गोश्त को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुम ट्रीट कर दो तो हम ले लेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन के फ़ौरन, ये पिछले साल की आपको बात बता रहा हूँ, कि हमारे मीट प्रोड्यूसर्स ने उसको ट्रीट करना शुरू किया। और चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है क्योंकि हमारा उनके साथ जो माहिदात हैं उनकी बुनियाद पर गोश्त, जो बीफ ख़ास तौर पर भैंस का गोश्त वो ज़्यादा खाते हैं, वो मंगाने के अंदर कोई ड्यूटी नहीं है। और 10 अरब डॉलर की चाइना इंपोर्ट करता है। और पाकिस्तान का गोश्त इस वक्त चाइना अगर जाए तो दुनिया में सबसे सस्ता गोश्त जाएगा। तो लिहाजा ये जो गुफ्तगू जाम कमाल साहब अलियानी ने की वो ये है कि वैल्यू एडिशन करें अपनी चीज़ों का, उसके अंदर अपनी ताकत बढ़ाएं। यानी ज़ाफ़रान मिसाल के तौर पर, जैतून मिसाल के तौर पर, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। आपने पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों सुना होगा कि गंदम की पैदावार, चावल की पैदावार ये सब ठीक रहे, मगर कपास की पैदावार कम रही। क्यों? क्योंकि इसके बीज के अंदर और इसकी बीमारियों के अंदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि किसान को सही बीज मैसर हो जाए, ताकि इसकी प्रोडक्शन बेहतर हो। कपास की प्रोडक्शन से वैल्यू एडिशन शामिल है। वैल्यू एडिशन कहते हैं कि सिर्फ कपास एक लेवल है, सिर्फ कपास आप एक्सपोर्ट कर दें। दूसरा ये कि उससे धागा बनाएं और धागा एक्सपोर्ट करें, एक लेवल वैल्यू एडिशन का बढ़ गया। तीसरे ये कि उससे कपड़ा बनाएं, कपड़ा एक्सपोर्ट करें और बनाएं अपनी कौम के लिए, ये वैल्यू एडिशन हो गया। फिर ये कि कपड़े के बाद फिर गारमेंट सिएं, कपड़ा सी कर कपड़े बनाकर भेजें, ये एक मज़ीद वैल्यू एडिशन हुआ। और पांचवें ये कि फैशन इंडस्ट्री के एतबार से इस पर काम किया जाए। अब दुनिया खुल रही है और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मौक़े हैं। अमेज़ॉन के अंदर लोग छोटी चीज़ें भी बेच सकते हैं। छोटे कारोबार करने वाले जो दुकान नहीं रख सकते मगर कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं कपड़ों के अंदर, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम ये है कि रास्ते तैयार करना आपके लिए रास्ते, आपके लिए सहूलियात मिल जाए, फिर अपने माश के अंदर आप खुद ही तरक्की करते रहते हैं और सारा मुल्क उसी एतबार से तरक्की करता है। तो लिहाजा हुकूमत ने जो ट्रैक्टर के एतबार से, जो बुलडोज़र के एतबार से, जो इसके यूटेंसिल्स के एतबार से जो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ आपको। और फ़र्क है आपकी हुकूमत में और इस दौर की हुकूमत में और पिछली हुकूमतों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने करप्शन पर काबू पाया। इमरान खान साहब की हुकूमत ने वहाँ करप्शन पर काबू पाया। करप्शन ऐसा है कि आप फर्नीचर बनाते रहें, अंदर से दीमक खा जाती है। मुल्क के सारे इंस्टीट्यूशंस को दीमक खा जाती है अगर करप्शन हो। अगर करप्शन पर काबू पा लिया तो आपके पैसे पर आपकी अमानत आपको वापस मिल गई, और अगर नहीं काबू पाया तो वही आपकी अमानत जो है वो बैरून मुल्क मुख्तलिफ ज़राए से और चंद घरानों के पास चली जाती है। तो बुनियाद आपकी करप्शन है। फिर आप आइए किफ़ायत पर। पहला दूसरा काम इस हुकूमत ने किया कि हर चीज़ में किफ़ायत की। लोगों ने कहा तुम अकेले अकेले किफ़ायत करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर होता यह है
کہ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब उनके पास मदीने में दुनिया की सारी दौलत भी थी तब भी वो किफ़ायत के साथ रहते थे। पानी के ऊपर मैं इस गुफ्तगू के साथ आना चाहता हूँ कि पानी की किल्लत दुनिया का इशू है मगर बलूचिस्तान का भी इशू है। ये तो अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर और हमारे ऊपर कि पिछले 2-3 साल की बारिशों से वो किल्लत कुछ कम हुई, मगर बड़ी पैनिक की कैफियत थी। पूरी तहजीबें हिजरत करके कहीं और चली जाती हैं जब पानी की किल्लत होती है। इंसान पानी के बगैर रह नहीं सकता। और पाइप कहाँ तक बिछाया जाता है? अब एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि समंदर के पास डिसैलिनेशन होता है, मगर उससे भी एग्रीकल्चर नहीं होती, उससे भी आम तौर पर लोगों की ज़ाती इंसानी ज़रूरियात पूरी होती हैं। आपने सुना है कि बीबी हाजरा की दुआओं से अल्लाह ताला ने अरब को जमजम का चश्मा दिया। वो जमजम का चश्मा आज तक, उससे काश्तकारी भी होती थी, उससे दुनिया भर पानी जाता है और कभी सूखा नहीं, ता क़यामत नहीं सूखेगा। वो क्या है? वो एक्विफर है। जैसे बेसन का इन्होंने 18 बेसन का जिक्र किया, वो एक्विफर है कि सालों से, हज़ारों साल से जो बारिश होती रही है, ये साफ़ पानी, मीठा पानी तो सिर्फ बारिशों से आता है ना। ये ज़मीन के अंदर अगर मौजूद है तो सिर्फ बारिशों से आया। समंदर खारा पानी, खारे पानी से बादलों के ज़रिए अल्लाह ताला साफ़ पानी पैदा करता है और देता है। तो हज़ारों साल से ये एक्विफर्स भरते रहे और वो एक्विफर आबे ज़मज़म का वो मुसलसल उसके अंदर से पानी निकल रहा है। आपने बलूचिस्तान के अंदर उन एक्विफर्स को देखा कि जहाँ आपने ट्यूबवेल लगाकर पानी निकालना शुरू किया तो उसमें सतह कम होती गई। 400 पहले थी, कहीं 800 तक पहुँच गई। तो लिहाजा किफ़ायत ज़रूरी है। ये पिछले 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार साल से ये एक्विफर और ये बेसन बलूचिस्तान के बने हैं। उनको एक नस्ल में या 2 नस्ल में आप खाली कर नहीं सकते, होंगे नहीं आपसे खाली, क्योंकि जब 800 पर जाएगी, 2000 पर जाएगी, आप पानी निकाल ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा पानी की किफ़ायत, अच्छा पानी की किफ़ायत, जब मैं कोयटा आता हूँ, जब से आ रहा हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस सरज़मीन से, जब भी आता हूँ तो मुझे यही ख़ुद परेशानी होती है कि पानी का क्या हाल है। जब गाड़ी में बैठता हूँ इनके साथ आते ही तो मेरा पहला सवाल ही होता है कि पानी की किफ़ायत का क्या कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि 99% पानी जो है, 1% सिर्फ इंसान पीने के लिए इस्तेमाल करता है। 1% सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करता है और ज़ाती ज़रूरियात के 99% खाना बनाया, नहाया, धोया वो होता है। एक तो उसकी रिसाइकलिंग पर तवज्जो दें। नंबर 1 तो इस बात पर तवज्जो दें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नसीहत है और बड़ी मिसाल है कि दरिया के पास भी वज़ू करो तो एहतियात से करो। अब ये नसीहत तो मेरे लिए ईमान का जज्बा रखती है, रुतबा रखती है, लिहाजा मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी एहतियात करूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो नहाने धोने में पानी इस्तेमाल होता है उसको आजकल के ज़माने में रिसाइकिल किया जाता है। तो मुझे खुशी हुई कि चीफ मिनिस्टर साहब मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए वो कोयटा का पानी, कोयटा को पानी की ज़रूरत तकरीबन 20 मिलियन गैलन पर डे है। कोयटा का पानी अगर आप रिसाइकिल कर लें तो आपको मज़ीद पानी की आबादी के साथ थोड़ी सी बढ़ोतरी की ज़रूरत है, मगर 99% आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पानी की किल्लत है वो यही कर रहे हैं। इसराइल यही कर रहा है, सिंगापुर यही कर रहा है। अब ज़राअत के अंदर आप क्या किफ़ायत करते हैं? ज़राअत के अंदर एक सिस्टम हमारे यहाँ पुराना है कि फ्लड इरिगेशन करते हैं। एक तरफ से पानी दिया खेत के अंदर, जब आपने पानी दिया गल्ले के लिए और पौधे के लिए 6 इंच या 1 फुट से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो एक तरफ 6 फुट 7 फुट तक पानी जाता है जो बिल्कुल ज़ाय हो गया, और फिर एकड़ में कोने पे जाकर वो 6 इंच पानी होता है जो जिसकी पौधों को ज़रूरत है। तो लिहाजा ज़राअत के अंदर बहुत सारी तरकीबें आ गई। और बलूचिस्तान जैसे जैसे तरक्की करेगा उन तरकीबों को इस्तेमाल करेगा, मगर मुस्तकबिल यही है।
ज़राअत का दुनिया में मुस्तकबिल यही है, स्प्रे इरीगेशन ताकि फ्लड इरीगेशन की ज़रूरत ना पड़े, स्प्रे और स्प्रिंकलर इरीगेशन एक, और दूसरे ये कि वाटर चैनल्स आप पुख्ता करेंगे, और तीसरे ये ड्रिप इरीगेशन। और अब तो वो कैफियत आ गई कि ज़मीन के बग़ैर ज़राअत होती है, ज़मीन के बग़ैर ज़राअत होती है। और आपने सुना होगा, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, कि सिर्फ पानी से ज़राअत होती है। और वो 4-4 मंजिला वर्टिकल वो बनाते हैं जिसके अंदर पौधे उगते हैं, पानी न्यूट्रिशन के साथ, उसी के अंदर यूरिया मिला दिया, उसी के अंदर पेस्टिसाइड मिला दिया, और मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब जैसे दुनिया तरक्की करती है, दुनिया अपनी ज़रूरत से तरक्की करती है। और बलूचिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल पानी जो अल्लाह ताला ने दिया है, उसकी कीमत का अंदाज़ा करते हुए, उसकी अहमियत का अंदाज़ा करते हुए आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाअल्लाह आप कल्टीवेशन भी हज़ारों एकड़ बढ़ाएंगे, लाखों एकड़ बढ़ाएंगे, अगर पानी का सही इस्तेमाल कर लिया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। 3-4 चीज़ों का और मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे बलूचिस्तान से बेइंतहा उम्मीद है। एक तो मैंने आपसे ज़िक्र किया मादनियात के हवाले से, कुछ गलत फ़ैसलों की वजह से ये मामला अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाअल्लाह। फ़िशरीज़ की तरफ मेरा ख़ास तवज्जो भी है कि पाकिस्तान का कोस्टल एरिया, बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। और आपको मिसाल देता हूँ, ये मिसाल अगर आपके जहन में रहे तो अपनी गलतियों का अदराक करेंगे, अच्छे काम कर कर हम इसकी याफ्त को भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और वियतनाम का कोस्टल एरिया पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से बहुत कम है। दोनों की फ़िश एक्सपोर्ट जो थी वो तकरीबन 300-400 मिलियन डॉलर थी 1999 में। हमने क्या किया? हमने ओवर फिशिंग नहीं की, हमने बारीक जालों से फिशिंग की, जो एक पेंसिल भी उसमें से नहीं गुजरती, इतनी बारीक, जिसके अंदर हमने मछलियों की नई नस्ल, बच्चा मछली भी, नई नस्ल होने वाली नस्ल को भी फिश वो चिकन फीड के लिए पकड़ते रहे। लिहाजा समंदर के अंदर मछली पाकिस्तान के कोस्ट पर कम हो गई, और हमारी एक्सपोर्ट 300 मिलियन डॉलर थी, आज 500 है। 20 साल बाद वियतनाम, जिसका कोस्ट हमसे छोटा है, साहिल हमसे छोटा है, वो 300 मिलियन से आज 10 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वो फिश फार्म्स बनाता है, वो फिश के अंदर, समंदर के अंदर जाले डालकर, मछलियों के बीज डालकर, उन्हीं जालों के अंदर वो मछलियों की बढ़ोतरी होती है, उसी में से वो निकाल लेते हैं। तो बलूचिस्तान के 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ भी किसी मुल्क को मिल जाए, वो उस मुल्क को, उस सूबे को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मेहनत हुकूमत कर रही है, इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन करते चले जाएं, हर एतबार से, हर शोबे के अंदर। लाइफ स्टॉक के अंदर जो स्कोप बलूचिस्तान के अंदर है, और जो पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक की परसेंटेज बलूचिस्तान के अंदर है, माल मवेशी की, उसकी स्टॉक को बेहतर करना, उसको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना। मगर सारी चीज़ें, बुनियादी सारी चीज़ें आकर पानी पर ज़रूर फंसती हैं। इंसान पानी पर ज़रूर, पानी के बगैर जी नहीं सकता। लिहाजा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी माशाल्लाह चेक डैम्स बना रहे हैं। चेक डैम क्या है? जो वो एक्वीफर है, बेसन के अंदर पानी अल्लाह ताला ज़ख़ीरा कर देता है, तो वो चेक डैम्स के ज़रिए भी आप यही काम करते हैं कि पानी का, बारिशी पानी का ज़ख़ीरा हो जाए, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबे तरक्की के रास्ते पर हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला कर लिया। आप इस वक्त, दुनिया का जीडीपी कम हुआ, आपका बढ़ गया। आपके पड़ोस मुल्क में कोरोना की बुनियाद, गलत फ़ैसलों की बुनियाद पर वहाँ आपने हशर देखा। आपने अपने यहाँ सही फ़ैसलों की बुनियाद पर आपने देखा कि यहाँ काबू है किसी हद तक, मगर एहतियात आप जारी रखेंगे तो काबू रहेगा। नतीजा ये कि इस मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे जंग के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है,
इस मुश्किल के अंदर भी अल्लाह ताला वो रास्ते दिखाता है कि इस रास्ते से निकल जाओ तो तुम बच जाओगे। और इसके अंदर हमारे उलमा ने, मस्जिदें खुली रखकर, हमारे मीडिया ने, आप सब लोगों ने मेहनत की, नतीजा ये है कि कोविड पर हमने किसी हद तक काबू पाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ज़माना है अज़हान का, कि इंसान अपनी अक्ल की बुनियाद पर फैसले करे, सही फैसले करे। तो एक बड़ा मुल्क आपके पड़ोस में, वहाँ का आपने अशर देखा, आपने सही फैसले किए, यहाँ आप देखिए कि अल्लाह बरकत डालता है। इसी तरह से मुस्तकबिल के हवाले से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की असेंबली के लोग यहाँ बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, दूर रस फैसले कीजिए, सही फैसले कीजिए, अल्लाह बरकत डालेगा। ये ज़मीन, बलूचिस्तान ज़मीन नहीं है, सोना उगलने वाली ज़मीन है, और आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हुकूमत आपके लिए रास्ते तैयार करे, आपको छोड़ दे तो आप सोना काश करेंगे इस ज़मीन से। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ जिनको कुरानदाजी की बुनियाद पर ट्रक मिले, और मैं समझता हूँ आपके लिए दुआ के साथ, और जो चीज़ें आपने जिस बात का इजहार किया वो यकीनन मैं मरकज़ी हुकूमत के सामने पेश भी करूँगा, और हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मेरा दरवाज़ा इन सारे इश्यूज़ के लिए खुला भी रहेगा। कभी कभी मेरी बात भी चल जाती है। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आरिफ अलवी कोयटा में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किसानों के लिए अच्छी स्कीम है, इस स्कीम से काश्तकारों को फ़ायदा होगा। और यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आपको आगाह करेंगे कि वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद खबरों में जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना के वार तेज़ हो चुके हैं। कोरोना की चौथी लहर में तेज़ी के बाद मुस्बत केसेस की शरह 7.19% तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में मज़ीद 3,582 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मज़ीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 23,529 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 49,798 टेस्ट किए गए। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के नौमुंतखब मेंबरान असेंबली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने नौमुंतखब अराकीन से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 6 ख़वातीन भी शामिल हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बुढ़ियानवी हलफ न उठा सके। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नशिस्तें हासिल की थीं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि तीसरे नंबर पर नून लीग रही थी। 53 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 32 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से। अदील अहमद खान, कहिएगा कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में अराकीन की हलफ बर्दारी के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी, आज आज़ाद कश्मीर की जो 9 मुंतखब अराकीन असेंबली इन्होंने हलफ उठाया है, और आज इसके साथ ही जो इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू हुई तो सेक्रेटरी असेंबली ने वो नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया जो मुरासला था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और आज जो हलफ उठाया गया है, 52 अरकान असेंबली ने हलफ उठाना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो रुकने असेंबली है चौधरी मोहम्मद यासीन, वो चूंकि 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, तो लिहाजा 52 की ये तादाद बनती थी। उन्होंने चूंकि एक अपनी नशिस्त छोड़नी और उसके बाद दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होंगे और 53 का ऐवान उस तरह मुकम्मल होगा। आज जिन लोगों ने हलफ उठाया, 52 में से 49 जो मेम्बरान है, 49 मेम्बरान ने आज हलफ उठाया है। इनमें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान और पीपल्स पार्टी के जावेद बुढ़ानवी और चौधरी यासीन ने भी, इन 3 अरकान असेंबली ने हल्फ नहीं उठाया है। और बाकी जो आज जो कुल जो मेम्बरान हैं जिन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया है, हल्फ उठाया, वो 49 हैं। स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने इन तमाम अरकान से हल्फ किया है। जी
बहुत शुक्रिया आदिल अहमद खान आपका। हमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब के अहवाल से तफसीलन आगाह करने के लिए मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सऊदी अरब की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 28 पाकिस्तानी कैदी PIA के खुसूसी प्रवास के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुँच गए। मज़ीद तफसील लाहौर से नवीद हयात से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से इन पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी, जिसे सऊदी फरमारवा ने तस्लीम करते हुए इन कैदियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। ये पाकिस्तानी मामूली नोयत के जराइम में मुलविस होने और कानूनी पैरवी न होने के बायस सऊदी अरब की जेलों में सजा काट रहे थे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होने के बाद आज मजीद 28 कैदी रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। इन कैदियों में से 19 कैदियों की वापसी के अखराजात सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने, जबकि 9 कैदियों के अखराजात सऊदी अरब ने अदा किए। एयरपोर्ट पर सेनेटर एजाज चौधरी और सिविल एविएशन इंतजामिया ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। 6 साल 6 महीने के बाद पाकिस्तान में आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, उसने कैदियों के लिए आवाज़ उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वतन में आ गए। बहुत टाइम था जेल में, बहुत अरसा गुजारा। मेरे ऊपर पैसा था, कर्जा था किसी का, उसने उतारा हुकूमत सऊदिया ने। 9 साल बाद आए हैं पाकिस्तान। फैमिली के साथ मिलेगा, खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। 2 साल बाद आए हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग फैमिली के बारे में बोल रहे, आप लोग हमारा सब फैमिली है। जब भी यकीन करो मैं जहाज से उतर के आप लोग देख करके तो दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जिनकी काविशों से हम पाकिस्तान पहुँचे हैं, हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों, बिलखुसूस मसाइब के शिकार पाकिस्तानियों की मदद करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की अपील के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्हें रिहा किया और इन्हें अपने प्यारों से, अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से, बच्चों से, माँ बाप से मिलने का मौका मिल सका है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस सूरत हाल में उलमा इकराम की जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि दीनी और माशरती सतह पर उलमा का अवाम से बराह रास्त राब्ता रहता है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निमटने के लिए उलमा इकराम अवाम को आगाही दें। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से उन्होंने कहा कि पैगाम पाकिस्तान पर 1800 से ज़ायद उलमा और मुफ्तियान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हुए। CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत CPEC मंसूबे की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के बारे में काबीना कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि नादरा कमेटी को आई वोटिंग के बारे में ब्रीफिंग देगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट की रिपोर्ट की रोशनी में किए गए इक़दामात के साथ नादरा के सिस्टम की अपग्रेडेशन पर कमेटी को आगाह किया जाएगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी EVM को हतमी शक्ल देने के लिए रवां हफ्ते कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाएगी ताकि काबीना के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। EVM को मुख्तलिफ बॉडीज़ के इलेक्शन में आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल में लाने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया, ताहम हतमी फैसला कमेटी इजलास में किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 1970 से आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में अवामी राय आमा को मुतहरिक करने के लिए मीडिया के जरिए मुहिम शुरू की जाएगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि एक तवील जद्दोजहद के बाद हमने इंतखाबात में शफाफियत लाने का हल कौम के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम एक ऐसे मरहले में खड़े हैं जहाँ 200 साल बाद इलेक्शन होने हैं।
سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے زنگوتائی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کا ایک افسر اور سپاہی بھی زخمی ہوا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بسال شریف اٹک میں صاحبزادہ امیر احمد سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت اور مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ تعزیت کے بعد وہاں موجود سیاسی عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اٹک کی تعمیر اور ترقی کے لیے اربوں روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج تیار کر لیا گیا ہے اور رواں مالی سال صوبے بھر کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے 360 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کرنے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتے۔ 22 کروڑ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ 5 اگست کو یوم استحصال منایا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صوبائی وزیر سید سعید الحسن شاہ اور وفود سے لاہور میں ملاقاتوں کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج مسئلہ کشمیر دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ عالمی برادری اس پر بات کر رہی ہے۔ بھارت کا کشمیر میں 729 روز سے جاری لاک ڈاؤن انسانی حقوق کا قتل عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے آج مسئلہ کشمیر پر یورپی پارلیمنٹ سمیت ہر جگہ میں بات ہو رہی ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا میں بریسٹ فیڈنگ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ وزارت قومی صحت بھی عوام کی آگاہی کے لیے 1 اگست سے 7 اگست تک بریسٹ فیڈنگ ویک منا رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ مائیں نوزائیدہ بچوں کی نشو و نما کے لیے انہیں خود دودھ پلائیں۔ پاکستان میں بریسٹ فیڈنگ کی شرح کم ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہترین ہے۔ نہ صرف کہ یہ نشو و نما اور ان کی گروتھ میں بہتری کے لیے ہے، بلکہ ان کو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ماؤں کی صحت کے لیے بھی یہ انتہائی اہم ہے۔ فارمولا ملک کسی بھی صورت اس چیز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے ان کی نشو و نما کریں۔ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 2019 میں اسی روز بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کو پس پش ڈال دیا تھا اور یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا تھا، اور بھارت نے متنازع علاقے میں بربریت کی انتہا کر دی اور مقبوضہ کشمیر میں عوام کو ان کے گھروں میں قید کر کے اسے فوجی چھاونی میں تبدیل کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا تھا۔ میرے کاشمر کے محاذ پر نئی کربلا کا ظہور ہے، وہی روز و شب ہیں بجھے بجھے، وہی سوگوار فضائیں ہیں، وہی زخم زخم سی حرمتیں، وہی داغ داغ ردائیں ہیں۔ ہیں وہی خیام جلے ہوئے، وہی قتل گاہیں سجی ہوئی، وہی فصل سر کی بریدگی، وہی کشت جاں کا کٹاؤ ہے۔ اگر اہل شر کی شکافتیں مجھے خود میں ضم تو نہ کر سکیں، وہ بموں کی گولوں کی بارشیں میرا عزم کم تو نہ کر سکی۔ جو نہ مٹ سکے میں وہ روشنی، جو نہ بجھ سکے وہ چراغ ہوں، میں فنا کے رقص میں کھو کے بھی نئی منزلوں کا سراغ ہوں۔ ہے میرا لہو میرا پیرہن، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، جو کٹے نہ تیغ پہ جسم کیا، جو نہ آئے نیزی پہ سر نہیں۔ میں تو ان قبیلوں کا فرد ہوں جو بقول فیض جدھر گئے، جو رکے تو کوہ گراں تھے وہ، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ مجھے زندہ رہنا ہے تا ابد کہ میں روح بد حنین ہوں۔ تو اگر ستم کا یزید ہے تو میں عزم صبر حسین ہوں۔ غیر
गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बांदीपुरा में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौज ने नौजवान को जिले के इलाके छांदाजी में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। काबिज इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने कश्मीर के हक़ खुद इरादत के लिए और भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले 10 नौजवान कश्मीरी मज़ाहमती रहनुमाओं की नई टारगेट लिस्ट जारी कर दी है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस काबू में आने से जो ही निज़ाम ज़िंदगी बहाल हुआ तो भारतीय डेल्टा वायरस ने तबाही मचा दी और खौफ व हिरास के बायस कई ममालिक ने फिर से लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। आदमी वबा से दुनिया भर में मुतासर होने वाले 19 करोड़ 95 लाख अफराद में से 18 करोड़ से ज़्यादा सेहतियाब हो चुके हैं। ताहम 42 लाख 47 हज़ार से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुतासर अफराद और हलाकतों में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, लेकिन भारत अब इसके करीब पहुंच चुका है, जहां मोदी हुकूमत के जारी करता आदाद शुमार के मुताबिक 4,25,000 हलाकतें हुई, लेकिन आलमी बरादरी इसे सफ़ेद झूठ करार दे चुकी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से हलाकतें 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में भारत में मज़ीद 420 अफराद हलाक, जबकि कोरोना के 30,000 से ज़्यादा नए केसेज रिपोर्ट हुए। भारत में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,25,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 3 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा मुतासर हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और लुजियाना को कोरोना वायरस ने फिर से अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत लुजियाना में 189% इजाफा हुआ है। फ्लोरिडा में लोग लंबी लंबी कतारों में कोरोना का टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। अस्पतालों में एक महीने में भी कम अरसे में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 2,000 से बढ़कर 10,000 तक पहुँच गई है। हुक्काम के मुताबिक फ्लोरिडा की 1/4 आबादी इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। अस्पतालों में आने वाले मरीज जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। अमेरिका में रोजाना 72,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद डेल्टा वेरिएंट की है। अमेरिका में इस वक्त 3 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर, जबकि 6,29,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बहरा रोम से मुल्हिका ममालिक तुर्की के इटली और यूनान में शदीद गर्मी के बायस वसी इलाके शोलों की लपेट में हैं। तुर्की में लगी आग से सैकड़ों मील तक फैले जंगल और साहिली बस्तियां जलकर खाकसर हो चुकी हैं और अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सैकड़ों इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। जनूबी सूबे मगाला में तेज़ हवाओं से फैलती आग के बायस सैकड़ों देहात खाली करा लिए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्क फौज और हंगामी इमदाद के इदारे आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इटली में भी सैकड़ों मकामात पर आग लगी हुई है, जिनमें से मुतअद्दिद जजीरे ससली में वाक़ हैं। यूनान में भी आग से मुतासरा इलाकों से मकामी बाशिंदों और सियाहों को निकाल लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक यूनान में गुज़श्ता 30 साल के दौरान पहली बार शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे जगह जगह आग भड़क रही है। PTV के बाद हुकूमत का एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल विजन और नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि नौजवान हुकूमत पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया विंग में इंटर्नशिप के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। PTV में भी नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों के साथ कौंसलेट जनरल मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तानी मिशन मामले के हल के लिए इक़दामात कर रहा है। सफारत खाने के मुताबिक वो पाकिस्तानी शहरी जो तुर्की के सफ़र का इरादा रखते हैं उनसे गुजारिश है कि तुर्की के सफ़र के लिए शराइत और करंतना के बारे में मालूमात के साथ सफ़र करें। तुर्क हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई से शुरू होने वाली सफरी शराइत अब तक जारी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान से तुर्की पहुंचने वाले मुसाफिरों को 10 रोज़ तक करंतना करना होगा, जबकि मुसाफिर 7वें रोज़ PCR टेस्ट भी करवा सकते हैं। सफारत खाने के मुताबिक सरकारी या निजी करंतना की सहूलत का मुकम्मल इख्तियार तुर्क हुक्काम को है। और नाज़रीन, पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके जानिसार साथियों की जोहद मुसलसल और कुर्बानियों का समर है। कायद के बाद ऐसे जानिसार आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि आप जद्दोजहद आज़ादी की कहानी बराह रास्त उनकी ज़ुबानी जान सकें। मैंने पाकिस्तान बनते देखा सेगमेंट के आज के मेहमान हैं रिटायर्ड कर्नल सलीम मलिक। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जदोजहद शुरू की तो बरे सगीर के तूलो अर्ज से
हजारों नौजवानों ने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा। ये कारकुन कायद आजम के शाना बशाना चले और हर महाज पर उनके साथ रहे। हमारी खुशकिस्मती है कि कायद आजम के उन साथियों में बाज आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में खिताब के लिए आते तो एक कारकुन जलसे के तमाम इंतजामात का बंदोबस्त करता। वो खुश नसीब सलीम मलिक हैं, जो न सिर्फ कायद आजम का खिताब बड़े गौर से सुनते बल्कि जलसे की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सरंजाम देते। आज जब वो तहरीक पाकिस्तान के उन यादगार लम्हात को याद करते हैं तो उनकी आवाज़ और लहजे में जोश और वलवला सा पैदा हो जाता है। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह अकेले आदमी थे जो तहरीक पाकिस्तान थे। हमें फ़ख्र है कि हमने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के ऊपर हमेशा अमल किया। सलीम मलिक तहरीक पाकिस्तान की सरगर्मियों में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं। कायद आज़म के साथ गुजरे हुए यादगार लम्हात सलीम मलिक के लिए सरमाया हयात हैं। हमने उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है और बड़ी जारें भी डाली है। कोई गलत काम करते थे तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे और अल्फाज होते थे उनके, माई बॉय डूइंग दिस थिंग। सलीम मलिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पुर उम्मीद हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।